हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है गणेश का, आप देख रहे हैं लॉ 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपेलेबिलिटी और प्रिविलेजेस के बारे में। जो प्रिविलेजेस लॉ देता है पार्टी को या फिर विटनेस को, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 128 से 137 में दिया हुआ है। पहले पढ़ी थी कंपिटेंसी हमने, एक विटनेस कंपिटेंट कब होता है वो हम कर चुके हैं कंप्लीट। अभी पढ़ेंगे कंपेलेबिलिटी और प्रिविलेजेस, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे। पीपीटी और डिटेल नोट्स वो सब कुछ देख लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज एक राइट होता है जो दिया जाता है लॉ के द्वारा या तो विटनेस को या फिर एक पार्टी को, ठीक है। किस चीज़ का राइट दिया जाता है कि वो मना कर सकता है डिस्क्लोज करने से कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन, भले वो रेलेवेंट हो कोर्ट के लिए, ठीक है। इवन इफ कोर्ट वुड अदरवाइज बी एंटाइटल टू रिक्वायर डिस्क्लोजर, भले ही जो इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट हो डिसाइड करने के लिए केस को, या फिर कोर्ट के पास पावर भी है उसको पूछने की, लॉ स्टिल अलाउ करता है किसी पर्सन को टू रिफ्यूज टू डिस्क्लोज इट बिकॉज ये प्रोटेक्ट किया गया है बाय प्रिविलेज, ठीक है। प्रिविलेजेज एक्सेप्शनल होते हैं, दे ओवरराइड, वो ओवरराइड करते हैं जनरल ड्यूटी टू गिव एविडेंस, ठीक है। नॉर्मली सभी की ड्यूटी होती है एविडेंस देने की, प्रिविलेज एक एक्सेप्शन होता है टू दैट जनरल रूल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ऑल्दो द कोर्ट यूजुअली हैज द पावर टू आस्क इन्फॉर्मेशन, लॉ कहता है कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट की गई है, ठीक है, तो यू डू नॉट हैव टू डिस्क्लोज इट, उसको प्रिविलेज बोलते हैं। बीएसए में सेक्शन 128 से 137 रिकॉग्नाइज करता है दो कैटेगरी प्रिविलेजेस की। फर्स्ट है स्टेट पब्लिक प्रिविलेज 129 से 131 में, दूसरा है प्राइवेट प्रिविलेज सेक्शन 128, 132, 136 में, 132 से 136 में बताया गया है। बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। स्टेट प्रिविलेज क्या होता है? स्टेट और पब्लिक प्रिविलेज क्या होता है? बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो नहीं डिस्क्लोज की जाती, बिकॉज अगर डिस्क्लोज की जाएगी तो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करेगी, ठीक है। जैसे कि अफेयर ऑफ स्टेट, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेंट आइडेंटिटीज वगैरह। जैसे कि एक पुलिस से पूछा गया कि भाई आपका इन्फॉर्मर कौन है जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी, तो पुलिस इसको डिस्क्लोज करने से मना कर सकती है। मिलिट्री सीक्रेट्स वगैरह, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन जो होती है तो वो होता है, ठीक है, वो स्टेट प्रिविलेज में आता है। प्राइवेट प्रिविलेज इंफॉर्मेशन जो विदहेल्ड की जाती है बिकॉज जो प्राइवेट रिलेशनशिप जो डिजर्व करते हैं प्रोटेक्शन को, जैसे मैरिटल कम्युनिकेशन, लोअर क्लाइंट प्रिविलेज, ठीक है, उनके बीच की बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। टाइटल डीड, सेल्फ इंक्रिमिनेशन वगैरह ये सब कुछ होता है। तो 128 पढ़ते हैं हम, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है सारा खेल। तो सेक्शन 128 कहता क्या है? 128 प्रोटेक्ट करता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैरिटल प्रिविलेज। सेक्शन 128 क्या कहता है? बियर एक्ट की लैंग्वेज है। नो पर्सन हु इज और हैज़ बीन मैरिड, इज और हैज़ बीन का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो पास्ट मैरिज पे भी ये कवर करता है, पास्ट मैरिज को भी कवर करता है। शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन टू होम ही is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or is representative in interest consents except in the suit between married, मतलब इसमें exception भी दी गई है, except in the suit between married person or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। सेक्शन 128 प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये कहता है कि वट एवर ए हस्बैंड एंड वाइफ प्राइवेटली कम्युनिकेट टू ईच अदर ड्यूरिंग मैरिज, ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंशियल है। नॉर्मली नीदर स्पाउस कैन बी फोर्स टू रिवील दोज प्राइवेट कम्युनिकेशन कोर्ट में, ठीक है, कोई भी स्पाउस फोर्स नहीं किया जाएगा रिवील करने के लिए वो सारी कम्युनिकेशन कोर्ट में। तो यहाँ पे 3 रूल है इंपॉर्टेंट। पहली तो है कैन नॉट बी कंपेल्ड, ए हस्बैंड और वाइफ कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय द कोर्ट टू डिस्क्लोज प्राइवेट कम्युनिकेशन मेड बाय अदर स्पाउस ड्यूरिंग द मैरिज। सेकंड है कैन नॉट इवन वॉलंटरली डिस्क्लोज इट, मतलब कि इवन इफ स्पाउस चाहता है कोर्ट को बताना तो लॉ इसको परमिट नहीं करता इसको भी, ठीक है। कम्युनिकेशन डिस्क्लोज होगी ओनली इफ स्पाउस जिसने कम्युनिकेशन की थी, जिसके बीच में कम्युनिकेशन हुई थी, जिसके साथ हुई थी, वो एग्री करे, कंसेंट दे, या फिर उस स्पाउस के लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंसेंट दे, ठीक है, जहाँ पे एप्लीकेबल होगा तभी, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई स्पाउस चाहता है बताना कोर्ट को तो लॉ उसको परमिट नहीं करता है, ध्यान रखना। और तीसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है? ये कवर करता है पास्ट मैरिजेस को भी, ठीक है। इज और हैज बीन मैरिड यहाँ पे यूज किया गया है। प्रिविलेज सर्वाइव करता है इवन आफ्टर डाइवोर्स द डेथ ऑफ वन स्पाउस, बट यहाँ पे 2 एक्सेप्शन भी है, वो है सूट बिटवीन मैरिड पर्सन। अगर हस्बैंड और वाइफ अपोजिट साइड पे है, ओपन लॉ सूट, ठीक है, डाइवोर्स, मैट्रिमनी सूट, तो फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, तो प्रिविलेज यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। मतलब कि अगर हस्बैंड और वाइफ आर ऑन अपोजिट साइड, ठीक है, इस साइड हस्बैंड है, इस साइड वाइफ है, उन दोनों के बीच में कोई केस चल रहा है, ठीक है, जैसे कि डाइवोर्स, मैट्रिमोनियल सूट या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, तो वो प्रिविलेज वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। दूसरा है क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर, मतलब कि अगर एक स्पाउस प्रोसिक्यूट किया जाता है क्राइम फॉर क्राइम अगेंस्ट द अदर स्पाउस, तो कम्युनिकेशन प्रिविलेज यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं करता है एक्यूज्ड स्पाउस, ठीक है। तो एग्जांपल, अगर एक हस्बैंड बीट करता है अपनी वाइफ को और प्रोसिक्यूट किया जाता है असोल्ट के लिए, तो वाइफ टेस्टिफाई कर सकती है अबाउट व्हाट हर हस्बैंड सेड टू हर ड्यूरिंग द असोल्ट। समझ में? अब सेक्शन 128 में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है 129। अभी हम स्टेट प्रिविलेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 129, 30, 31 बात करते हैं। 129 सेक्शन बात करता है एविडेंस आई टू अफेयर्स ऑफ स्टेट के बारे में। बेयर एक्ट वाइल लैंग्वेज लिखी हुई है, आसान भाषा में समझा
समझाता हूँ। इसमें 4 चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहला है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, अफेयर ऑफ स्टेट, नो वन शैल बी परमिटेड, और चौथा है परमिशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब सेक्शन क्या कहता है कि नो पर्सन कैन गिव एविडेंस फॉर सच अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं, उनके बारे में कोई भी पर्सन एविडेंस नहीं दे सकता है। ठीक है, जब तक हेड ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसकी परमिशन नहीं देता तब तक। ठीक है, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं? ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो अभी तक पब्लिक नहीं होते हैं। अफेयर्स ऑफ स्टेट, जैसे कि इंपॉर्टेंट मैटर जो रिलेट करते हैं गवर्नमेंट से या फिर कंट्री से, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस वगैरह, या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट के डिसीजंस वगैरह, ये सब। ठीक है, नो वन शैल बी परमिटेड, मतलब कि कोई विटनेस डिस्क्लोज नहीं कर सकता ऐसी इन्फॉर्मेशन को कोर्ट में ऑन देयर ओन, और अगर करनी भी है तो उसके लिए परमिशन लगती है। द इन्फॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज हो सकती है ओनली इफ हेड ऑफ कंसर्न्ड डिपार्टमेंट परमिशन दे। ठीक है, अगर परमिशन रिफ्यूज कर दी गई है तो कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लो है, ये हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। इस केस लो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया काफी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको पता भी होगा, अगर आपने पूरा डेप्थ में इसका एनालिसिस किया होगा तो पता होगा, बट मैं बता देता हूँ। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको जज ट्रांसफर केस भी बोला जाता है। फैक्ट क्या था? एक डिस्प्यूट हुआ था अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। द पिटिशनर साउट डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द सीजेआई एंड द लॉ मिनिस्टर रिगार्डिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट ट्रांसफर। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने क्लेम किया था प्रिविलेज अंडर सेक्शन 123 आईईए का, जो अभी हम बीएसए का 129 पढ़ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या था, एक डिस्प्यूट था अबाउट द ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। ठीक है, पिटिशनर आस्क्ड द कोर्ट टू प्रोड्यूस कॉन्फिडेंशियल लेटर जो एक्सचेंज हुआ था बिटवीन सीजेआई, ठीक है, और लॉ मिनिस्टर। ठीक है, लॉ मिनिस्टर, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। गवर्नमेंट ने कहा था कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 129 बीएसए का, जो पहले 123 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज क्या हुआ कि क्या गवर्नमेंट सिंपली रिफ्यूज कर सकती है टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट बाय सेइंग कि ये सीक्रेट है? तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट के पास पावर है एग्जामाइन करने की वेदर द क्लेम ऑफ सीक्रेसी जेन्युइन है या नहीं है। कोर्ट एग्जामाइन कर सकती है। ठीक है, कोर्ट एब्सोल्युटली बाउंड नहीं है मिनिस्टर या फिर डिपार्टमेंट के क्लेम ऑफ प्रिविलेज से। ठीक है, कोर्ट एग्जामाइन कर सकती है डॉक्यूमेंट को, पब्लिकली नहीं, पब्लिकली की बात नहीं है। ठीक है, उससे सिक्रेसी मेंटेन रहेगी। कोर्ट क्या करेगी, इन कैमरा मतलब प्राइवेटली कर लेगी। ठीक है, एग्जामाइन, और डिसाइड करेगी कि डिस्क्लोजर नेसेसरी है जस्टिस के लिए या नहीं है। इंजरी ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट मस्ट बी जुडिशियली एग्जामाइन, नॉट सिंपली एक्सेप्टेड ऑन द गवर्नमेंट असर्शन। मतलब कि कोर्ट यहाँ पे एग्जामाइन करेगी कि डिस्क्लोज करना डॉक्यूमेंट को क्या हार्म करेगा पब्लिक इंटरेस्ट को। ठीक है, या फिर डिस्क्लोजिंग नेसेसरी है जस्टिस के लिए केस में। ठीक है, तो कोर्ट बैलेंस करेगी दोनों इंटरेस्ट को डिसाइड करने से पहले। ठीक है, और सेक्शन 123 जो आईईए का है, जो अभी हम 129 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 129 प्रिविलेज एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, कोर्ट इवेल्युएट कर सकती है क्लेम को, ध्यान रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कही गई थी एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट है सेक्शन 130। सेक्शन 130 क्या कहता है कि समटाइम्स ए गवर्नमेंट ऑफिसर रिसीव्स कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन व्हाइल परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है, तो सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग जो ऑफिसर है ना, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा डिस्क्लोज करने के लिए ऐसी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन अगर ऑफिसर को लगता है कि रिवीलिंग देम हार्म करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को। ठीक है, ये कहता है सेक्शन 129 और 130 में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 129 प्रोटेक्ट करता है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को। ठीक है, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को रिलेटिंग टू अफेयर ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्शन 130 प्रोटेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को। ये सेक्शन 129 फोकस करता है सीक्रेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, सीक्रेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे, और सेक्शन 130 फोकस करता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेजेस जो एक पब्लिक ऑफिसर को या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलते हैं उन पे। नेक्स्ट है सेक्शन 131। सेक्शन 131 बताता है इन्फॉर्मेशन राइट टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 131 प्रोटेक्ट करता है आइडेंटिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, मतलब इन्फॉर्मर्स, पुलिस इन्फॉर्मर्स वगैरह जो होते हैं, या फिर सोर्स जो प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट क्राइम। ठीक है, कहता क्या है, एक मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या फिर रेवेन्यू ऑफिसर कंपेल नहीं किया जाएगा रिवील करने के लिए कि कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिली है क्राइम के। ठीक है, मतलब कि उसका सोर्स या फिर इन्फॉर्मेंट की आइडेंटिटी वगैरह। ठीक है, कैसे उनको इन्फॉर्मेशन की मिली है और कौन स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, ये रिवील करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा कौन कौन मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, ये रूल प्रोटेक्ट करता है इन्फॉर्मर्स को, सोर्सेज को, जो लॉ एनफोर्समेंट में हेल्प करते हैं ताकि इफेक्टिवली काम करे सारा कुछ मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 132। सेक्शन 132 अभी हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट प्रिविलेज, पहले हमने पढ़ा था स्टेट प्रिविलेज। सेक्शन 132 3, 4, 5, 6 में दिया हुआ है। 132 प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट कम्युनिकेशन बिटवीन ए क्लाइंट एंड एन एडवोकेट। ये कहता है कि व्हेनेवर ए क्लाइंट टेल्स देयर एडवोकेट फॉर लीगल एडवाइस फॉर कंडक्टिंग द केस, वो जनरली कॉन्फिडेंशियल होती है, एडवोकेट डिस्क्लोज नहीं कर सकता है इसको विदाउट द क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट। ठीक है, इसको क्लाइंट
प्रिविलेज, क्लाइंट एडवोकेट प्रिविलेज बोलते हैं। सेक्शन 132 प्रोटेक्ट करता है 3 कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन को। पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, तीसरा है एडवाइस गिवन बाय द एडवोकेट टू क्लाइंट। लीगल ओपिनियंस, स्ट्रेटजीज और रिकमेंडेशंस वगैरह आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। कम्युनिकेशन फ्रॉम क्लाइंट टू एडवोकेट, मतलब क्लाइंट क्या बताता है लॉयर को केस के बारे में। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, व्हाट द एडवोकेट लर्न अबाउट द डॉक्यूमेंट इन द कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशनल सर्विस, वो नहीं डिस्क्लोज करनी होती है। तो जो ये प्रोटेक्शन मिलती है, क्या ये एंड हो जाती है केस के खत्म होते ही? ये सेक्शन 132 का 3 कहता है इवन आफ्टर द केस एंड्स और द क्लाइंट चेंज एडवोकेट, तो एडवोकेट को तब भी वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है। ठीक है, इसकी 2 एक्सेप्शन है। प्रिविलेज अप्लाई नहीं होता फॉलोइंग सिचुएशन में। पहली है कम्युनिकेशन फॉर एन इलीगल पर्पज, अगर क्लाइंट लेता है एडवोकेट की हेल्प टू कमिट ए फ्यूचर क्राइम और फ्रॉड, तो कम्युनिकेशन प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगी वहां पे। जैसे कि मान के चलो कोई बंदा है ए है, ठीक है, वो कहता है अपने एडवोकेट को कि मेरी हेल्प करो प्रिपेयर करने में एक फेक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ताकि मैं किसी को चीट कर सकूं, तो ये कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड नहीं होगी क्योंकि राहुल हेल्प ले रहा है कमिट करने के लिए एक इलीगल एक्ट। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? क्राइम और फ्रॉड डिस्कवर्ड ड्यूरिंग रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि इफ व्हाइल हैंडलिंग द केस द एडवोकेट नोटिस दैट द क्लाइंट कमिट्स ए न्यू क्राइम और फ्रॉड आफ्टर द रिप्रेजेंटेशन बिगिंस, द प्रिविलेज डज नॉट प्रोटेक्ट दैट फैक्ट। मतलब कि एक एडवोकेट है, ठीक है, वो मान के चलो ए को डिफेंड कर रहा है, ठीक है, एक थेफ्ट के केस में, तो केस के टाइम पे एडवोकेट नोटिस करता है कि जो ये बंदा है ना ए, ये एक फेक डॉक्यूमेंट या जैसे कि अकाउंट एंट्रीज वगैरह कोई रिसीट बना रहा है, ठीक है, एविडेंस को हाइड करने के लिए, तो ये क्या होएगा? एक नया फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट नहीं है, तो एडवोकेट इसको डिस्क्लोज कर सकता है। तो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन अप्लाई होती है ओनली टू फ्यूचर इलीगल एक्ट्स पे या फिर क्राइम फ्रॉड कमिटेड आफ्टर द एडवोकेट स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग द क्लाइंट। ये रिमूव नहीं करती प्रोटेक्शन ऑफ पास्ट क्राइम्स, ध्यान रखना, दैट क्लाइंट एडमिट्स व्हाइल सीकिंग द लीगल एडवाइस। मतलब कि सीधी सी बात है, अगर कोई पास्ट क्राइम है तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा। जो फ्यूचर क्राइम है, ठीक है, अगर क्लाइंट चाहता है कमिट करना फ्यूचर क्राइम, वो प्रोटेक्टेड नहीं है। सिंपल सी ये बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 133, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरिंग एविडेंस। इसका मतलब क्या है? सेक्शन 133 प्रोटेक्ट करता है एडवोकेट और क्लाइंट के प्रिविलेज को इवन व्हेन ए क्लाइंट कम टू कोर्ट एज विटनेस, जब क्लाइंट एज ए विटनेस जाता है कोर्ट में तब भी। तो ये कहता है कि जस्ट बिकॉज ए क्लाइंट गिव्स एविडेंस इन कोर्ट, इसका ये मतलब नहीं कि क्लाइंट दे चुका है परमिशन टू एडवोकेट टू रिवील कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है इसमें सेक्शन में बताया गया है कि गिवन एविडेंस का मतलब ये नहीं कि प्रिविलेज रिमूव हो जाएगा। अगर क्लाइंट जाता है कोर्ट में एविडेंस देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा एडवोकेट अब रिवील कर सकता है सारे अवर प्राइवेट कन्वर्सेशन। इसका आंसर है नहीं। तो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन स्टिल प्रोटेक्ट की जाएगी। और रोल नंबर 2 क्या कहता है कि व्हेन इज द प्रिविलेज लॉस्ट, प्रिविलेज कब जाता है? प्रिविलेज जब जाएगा जब क्लाइंट हिमसेल्फ क्वेश्चन करेगा एडवोकेट से अबाउट द कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। तो एक बार क्लाइंट ओपन करता है सब्जेक्ट को तो एडवोकेट आंसर कर सकता है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के जो वो पूछता है। द प्रिविलेज इज वेव्ड ओनली टू द एक्सटेंट द क्लाइंट आस्क्स अबाउट इट, ध्यान रखना, ठीक है, उसी एक्सटेंट तक प्रिविलेज वेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 134, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। अगर आप बताते हो कुछ भी प्राइवेटली कॉन्फिडेंशियली अपने लॉयर को, मतलब लीगल एडवाइजर को, तो कोर्ट आपको फोर्स नहीं कर सकता रिवील करने के लिए वो कन्वर्सेशन। ये रूल प्रोटेक्ट करता है प्राइवेसी बिटवीन ए क्लाइंट एंड लॉयर। ठीक है, हमें पता है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ये सेक्शन कहता है कि जब तक ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज ए विटनेस, मतलब कि अगर आप वॉलंटरीली एक विटनेस बनोगे तो कोर्ट में रिक्वायर यू टू डिस्क्लोज, कोर्ट कह सकता है आपको डिस्क्लोज करने के लिए वो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन दैट आर नेसेसरी, जो जरूरी है टू एक्सप्लेन द एविडेंस जो आपने ऑलरेडी दिए हैं। ठीक है, कोर्ट आपसे हर चीज के बारे में नहीं पूछेगा जो आपने डिस्कस की थी अपने लॉयर के साथ। कोर्ट वही बात पूछेगा जो जरूरी है समझने के लिए आपकी टेस्टिमनी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, मान के चलो राहुल अपने लॉयर को बताता है कि मैंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने मेरे को बताया था कि ये लीगली वैलिड है तो मैंने साइन किया है। अब कन्वर्सेशन यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल है, जो ये कन्वर्सेशन हुई है कॉन्फिडेंशियल है, कोई भी राहुल को फोर्स नहीं करेगा रिवील करने के लिए ये कन्वर्सेशन को। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन क्या कहती है? मान के चलो राहुल एक विटनेस बनता है, राहुल वॉलंटरली एंटर करता है विटनेस बॉक्स में और इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने एग्रीमेंट साइन किया था, वो कहता है कि मैंने एग्रीमेंट साइन किया था क्योंकि मेरे लॉयर ने मेरे को एडवाइस दी थी ऐसा करने के लिए। अब यहाँ पे राहुल ने क्या किया है? अब यहाँ पे राहुल ने इंट्रोड्यूस किया है अपने लॉयर का एडवाइस एज ए पार्ट ऑफ हिज एविडेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट कैन आस्क ओनली व्हाट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड योर टेस्टिमनी। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल ने इंक्लूड किया है अपने लॉयर की एडवाइस एज ए पार्ट ऑफ एविडेंस। ठीक है,
तो यहाँ पे कोर्ट की प्रॉब्लम क्या है, अब राहुल रिलाई कर रहा है ऑन द लीगल एडवाइस टू जस्टिफाई हिज एक्शन। अब जज यहाँ पे क्या सोचेंगे कि मेरे को जरूरत है जानने की कि राहुल की एडवाइस एक्चुअल में क्या थी। अगर ये जज नहीं जानेंगे, इस कन्वर्सेशन के बारे में नहीं पूछेंगे जज, तो राहुल मिसयूज कर सकता है प्रिविलेज को बाय सेइंग कि मेरे एडवोकेट ने मेरे को कहा था। ठीक है, तो अब अगर राहुल ये चीज नहीं बताएगा कि मेरे को एडवाइस एक्चुअल में क्या मिली थी, तो वो अनफेयर होएगा। ठीक है, तो सेक्शन 134 क्या कहता है कि जब तक राहुल हिमसेल्फ रिलाई कर रहा है अपॉन द लीगल एडवाइस इन हिज एविडेंस, तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि एग्जैक्टली क्या एडवाइस आपके लॉयर ने आपको दी थी। ठीक है, राहुल रिफ्यूज नहीं कर सकता आंसर देने के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक है, बट कोर्ट उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा, ध्यान रखना, कोर्ट उसके बाहर नहीं जाएगा। मान के चलो राहुल और उसके लॉयर ने डिस्कस किया था कोई टैक्स इवेजन इशू, कोई फैमिली डिस्प्यूट वगैरह, कोई क्रिमिनल केस 5 साल पहले का। ठीक है, तो जज ये नहीं पूछेगा कि मेरे को सारी चीज बताओ जो आपने डिस्कस की थी अपने लॉयर के साथ। क्यों? क्योंकि ये डिस्कशन का कोई लेना देना ही नहीं है जो राहुल की टेस्टिमनी है उससे। ठीक है, समझ में आ? तो यहाँ पे सेक्शन 134 अलाउ करता है डिस्क्लोजर ओनली ऑफ द कम्युनिकेशन, जो जरूरी है एक्सप्लेन करने के लिए एविडेंस जो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। ठीक है, समझ में आया सेक्शन 134 की एक्सेप्शन को समझ लेना, सारा इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 135। 135 बात करता है प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ नॉन पार्टी विटनेस, मतलब कि कोई भी विटनेस है जो कि प्लेंटिफ भी नहीं है ना वो डिफेंडेंट है, उसके बारे में बात की गई है। तो सेक्शन 135 क्या कहता है, एक पर्सन जो ओनली विटनेस है, ना प्लेंटिफ है ना डिफेंडेंट है, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा बाय द कोर्ट टू प्रोड्यूस सर्टेन प्राइवेट डॉक्यूमेंट। कौन कौन से? टाइटल डीड डॉक्यूमेंट अंडर विच ही होल्ड प्रॉपर्टी एज ए प्लेजी या फिर एज ए मॉर्टगेजी, डॉक्यूमेंट दैट में इंक्रिमिनेट हिम। ठीक है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा एक विटनेस को जो थर्ड पार्टी है, जो ना प्लेंटिफ है ना डिफेंडेंट है। ठीक है, तो टाइटल डीड जैसे कि डॉक्यूमेंट जो प्रूव करे ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे कि सेल डीड हुआ, ठीक है, गिफ्ट डीड हुआ, कन्वेंस डीड हुआ, लीज डीड वगैरह, ये सारा कुछ। डॉक्यूमेंट अंडर विच ही होल्ड्स प्रॉपर्टी एज ए प्लेजी और मॉर्टगेजी, मतलब कि सपोज विटनेस ने लेंट किया है मनी टू समवन, ठीक है, और रख रहा है उसकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट एज सिक्योरिटी, तो कोर्ट उसको फोर्स नहीं कर सकती प्रोड्यूस करने के लिए वो डॉक्यूमेंट। तीसरा है डॉक्यूमेंट दैट में इंक्रिमिनेट हिम, अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना उस विटनेस को एक्सपोज कर सकता है टू द क्रिमिनल लायबिलिटी, तो वो फोर्स नहीं किया जाएगा प्रोड्यूस करने के लिए उसको। ठीक है, एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, विटनेस कंपेल किया जा सकता है अगर उसने ऑलरेडी एग्री किया हो रिटर्न में प्रोड्यूस करने के लिए वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, एग्जांपल ही समझाता हूँ। मान के चलो राहुल है, राहुल भाई साहब है हमारे, राहुल कोई पार्टी नहीं है, ना प्लेंटिफ है ना डिफेंडेंट है। ठीक है, तो जब केस शुरू हुआ पहले राहुल ने साइन किया था एक रिटर्न एग्रीमेंट, उसमें लिखा था जब भी जरूरत पड़ेगी आई विल प्रोड्यूस द ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब कोर्ट कह रही है राहुल को कि प्रोड्यूस करो उनको। ठीक है, तो राहुल उसको मना नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी कंसेंट दे चुका है राइटिंग में। ठीक है, तो उसको अब देने पड़ेंगे। ठीक है, ये कहता है सेक्शन 135, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 136। ये क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज, वो भी मना कर सकता है। ठीक है, ये सेक्शन बेस्ड है कि जो लॉ आपको अलाउ नहीं करता डायरेक्टली करने के लिए, वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बिलोंग करता है समवन जो रखता है लीगल राइट किस चीज के लिए, रिफ्यूज करने के लिए उसको प्रोड्यूस करने से, तो अनदर पर्सन जो टेम्परेरीली उसको रख रहा है वो डॉक्यूमेंट ऑल्सो कैन नॉट बी फोर्स टू प्रोड्यूस इट, मतलब कि मान के चलो ए के पास लीगल राइट है, ठीक है, मना करने के लिए कि मैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करूंगा। मान के चलो ए ने बी को दे दिया कुछ टाइम के लिए, तो कोर्ट बी को भी फोर्स नहीं कर सकता वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। ये सिंपल सेक्शन 136 कहता है। सिंपल वर्ड में भी लिखा हुआ है, अगर रियल ओनर लीगली रिफ्यूज कर सकता है प्रोड्यूस करने से डॉक्यूमेंट को, तो द पर्सन जो उसको टेम्परेरीली रख रहा है, ठीक है, वो भी रिफ्यूज कर सकता है। सपोज करो लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है एक डॉक्यूमेंट को फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज्ड, तो कोर्ट इस प्रोटेक्शन को बाईपास नहीं करेगा बाय आस्किंग समवन एल्स हु हैपेंस टू पजेस द डॉक्यूमेंट, अदरवाइज लीगल प्रोटेक्शन मीनिंगलेस हो जाएगी। इसमें एक एक्सेप्शन है, बेयर एक्ट में लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अनलेस सच लास्ट मेंशन्ड पर्सन कंसेंट्स टू देयर प्रोडक्शन, जब तक ए कोई कंसेंट ना दे, जब तक ए परमिशन ना दे, ठीक है, इफ द पर्सन हु एक्चुअली ओन्स द प्रिविलेज गिव्स परमिशन, मान के चलो ए परमिशन दे देता है, कंसेंट दे देता है, तो डॉक्यूमेंट बी प्रोड्यूस कर सकता है। इतनी सी बात सेक्शन 136 कहता है, समझ में आया। नेक्स्ट है सेक्शन 137, विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नॉर्मली कोर्ट पूछता है एक विटनेस से रेलेवेंट क्वेश्चन, अगर कोर्ट पूछता है एक विटनेस से रेलेवेंट क्वेश्चन तो विटनेस को उसको आंसर करना पड़ेगा। विटनेस उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता सिंपली ये कह के कि अगर मैं आंसर करूंगा तो उससे फिर पता लग जाएगा कि मैंने कमिट किया है क्राइम, ठीक है, या फिर वो मेरे को एक्सपोज कर देगी टू ए पेनल्टी, या फिर उसकी वजह से मेरे कुछ लीगल राइट चले जाएंगे या फिर प्रॉपर्टी चली जाएगी। ठीक है, ये सोच के ये कह के वो
आंसर देने से मना नहीं कर सकता। रेलेवेंट क्वेश्चन अगर है तो विटनेस को आंसर देना पड़ेगा। विटनेस ये नहीं कह सकता कि मैं आंसर नहीं दूंगा क्योंकि मैं ट्रबल में पड़ जाऊंगा। जैसे कि राहुल एक विटनेस है, ठीक है, राहुल एक विटनेस है रॉबरी केस में। कोर्ट पूछता है कि आप भी प्रेजेंट थे क्या ड्यूरिंग द रॉबरी, ठीक है। अगर यहाँ पे राहुल यस कहेगा, ठीक है, तो इससे ये लग जाएगा ना कि वो उसने पार्टिसिपेट किया है रॉबरी में, तो क्या राहुल आंसर देने से मना कर सकता है? तो ऐसा नहीं है, नहीं कर सकता है। अंडर सेक्शन 137 उसको आंसर देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन रेलेवेंट है। तो क्या अब विटनेस डेंजर में है? नहीं है ऐसा, क्योंकि इसमें एक प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो प्रोटेक्ट करता है विटनेस को। ये कहता है कि अगर विटनेस कंपेल किया गया है कोर्ट के द्वारा आंसर देने के लिए, तो आंसर बाद में यूज नहीं किया जाएगा उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए और प्रोसिक्यूट करने के लिए, ठीक है, विटनेस को, मतलब उस पर्सन को। नोट इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द विटनेस इन ए क्रिमिनल केस, ठीक है। प्रोटेक्शन एनकरेज करती है विटनेस को ट्रूथ बताने के लिए। बढ़िया सेक्शन 137, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि प्रोटेक्शन चली जाएगी अगर विटनेस झूठ बोलेगा अंडर ओथ। अगर एक विटनेस फॉल्स आंसर देता है तो वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, जिसको परजरी बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान के चलो कोर्ट पूछता है राहुल भाई साहब से कि आपको स्टोलन मनी मिला है क्या, ठीक है, खोआ हुआ जो पैसा था आपको मिला है क्या, ठीक है। राहुल ना कर देता है, राहुल मना करता है, झूठ बोलता है कि नहीं मिला है मेरे को, ठीक है। बाद में ये प्रूव हो जाता है कि राहुल ने नोइंगली एक फॉल्स आंसर दिया था, जानते हुए, ठीक है। तो क्या राहुल प्रोसिक्यूट किया जाएगा? हाँ, किया जाएगा। ये एक्सेप्शन कहती है, क्योंकि प्रोटेक्शन चली जाती है अगर विटनेस झूठ बोलता है अंडर ओथ, ठीक है। तो नॉट फॉर एडमिटिंग द क्राइम बट फॉर गिविंग द फॉल्स एविडेंस, उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर गिविंग द फॉल्स एविडेंस परजरी के लिए। समझ में आया? यहाँ पे ये वीडियो होती है कंप्लीट। इस पीपीटी को डाउनलोड कर लेना, इस लिंक से चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ये वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो से, इस प्लेलिस्ट से सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस वाली वीडियो पेड रहेगी भाई, उसको मेंबरशिप में देख लेना, ठीक है। बाय बाय।